वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का एक सैंपल पेपर, जो कि आपके लिए जो आपका एग्जाम होगा, आप सभी को पता होगा 19 दिसंबर को जो है आपका एग्जाम है प्री बोर्ड का। तो प्री बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर आपके करवाए जा रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव का किस तरह से क्या पैटर्न रहेगा, पेपर का कैसा आएगा, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा पेपर जो रहता है हिंदी का वो 80 नंबर का होता है। इन 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक आपका सेक्शन अ होगा, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। पहले 48 हुआ करता था, लेकिन अब ये 40 हो गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा जो सेक्शन होगा खंड ब, इसके अंदर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, जिसके आंसर आपको पूरे लिखने होंगे। एंड यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वेश्चन टोटल जो है इसमें 14 क्वेश्चन है। सेक्शन आपका जो अ है यानी खंड अ, इसके अंदर आपके 40 वस्तुपूर्वक प्रश्न है। एंड इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। एंड खंड बी में 8 क्वेश्चन होंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपके किताब से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज आते हैं। तो ये आपका पैटर्न है, सामान्य निर्देश है, यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। खंड अ, वस्तुपरक प्रश्न। एंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपठित बोध से, यानी आपने इस पैसेज को कभी देखा नहीं होगा, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन 1 है ये आपका। एंड आइए हम आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना है, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है का भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। पंक्ति का पंक्ति से आशय है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवन मूल्यों का महत्व, ईश्वरीय सत्ता का योगदान, राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना या त्याग का उदात्त रूप। तो यहाँ पे बताए हुए आपके ऑप्शन में। एंड यहाँ पे अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको आंसर ढूंढने होंगे। एंड इससे रिलेटेड आपको देखना है कि भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी जो लगी हुई है, इसका मतलब क्या बताया हुआ है पैसेज के अंदर, गद्यांश के अंदर। तो एक बार देखते हैं हम। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर ऐसे होंगे जो आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब भी आपको ना मिले, क्योंकि वो आपके निष्कर्ष पे डिपेंड करेगा कि क्या निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर उसकी आत्मा है। यह उक्ति भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। संस्कृति राष्ट्र के जीवन, मूल्यों, आदर्शों, दर्शन आदि को मानसिक धरातल पर अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संस्कृति राष्ट्र के जीवन, मूल्यों, आदर्शों, दर्शन, ये चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे बोला गया है आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन। तो यहाँ पे अगर हम देखें आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन की बात हुई है। तो यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन, मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। भारत में इसके पीछे हजारों वर्षों के आचरण यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे किसकी बदौलत है, संस्कृति राष्ट्र। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना, ये इसका जो थर्ड वाला है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कि आपको बिल्कुल इजी में मिल जाए कि ये इसका आंसर होगा, आपको समझ के करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से बचाव क्या होता है। बचाव होता है संयम से, अहिंसा से, मूल्यों से या चिंतन से। तो आइए एक बार हम गद्यांश की तरफ जाते हैं और इसका आंसर हम ढूंढते हैं। यहीं पे है इसका आंसर। अगर आप देखेंगे भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य त्याग है। यह मूल्य हमें पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से दूर रखता है। तो क्या है, मूल्य। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में आपका मूल्यों से दिया हुआ है, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मूल्यों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन है आपका ग वाला। एंड इसमें जो पूछा गया है संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि तो इसका आंसर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, निष्कर्ष से पता चलेगा आपको। एंड इसका अगर हम देखें संस्कृति और सभ्यता के बारे में एक दूसरे के पूरक है। क्यों? क्योंकि सभ्यता के भीतर ही क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के पूरक है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है आपका घ। एंड इसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से किन अर्थों में भिन्न है। तो भारतीय संस्कृति देखिए और पाश्चात्य संस्कृति, तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि कैसी है, किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें जाते हैं हम एक बार गद्यांश की तरफ। एंड यहाँ पे देखते हैं हम पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पे दिया हुआ है।
साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से दूर रखता है। ये क्या है? भोगवादी जो वृत्ति है इन्होंने अपना रखी पाश्चात्य संस्कृति ने, ठीक है। और इनकी भोगवादी जो संस्कृति है उन्होंने आज जो है संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस प्रकार भिन्न है भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से? तो भोगवाद से मुक्त होने के कारण क्या है? भारत की संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति क्या है? भोगवाद से मुक्त है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो पहला है वो निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए हम। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया समादृत शब्द का समानार्थी हो सकता है। समानार्थी मतलब एक जैसा वर्ड। तो इसका कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर आपका दूसरा आ जाएगा, सम्मानित। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सम्मानित। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई पैदा करने के महत्वपूर्ण कारण है आधुनिकता, भोगवादी दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति उदासीनता या लालची स्वभाव। तो अभी हमने देखा था मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई पैदा करने के महत्वपूर्ण कारण में से एक है आपका भोगवादी वृत्ति, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भोगवादी जो वृत्ति है इन्होंने क्या है मनुष्य को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। इसी प्रवृत्ति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच के बीच की जो खाई है वो पैदा कर दिया। तो भोगवादी वृत्ति इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं एक बार। ये देखिए भोगवादी दृष्टिकोण, तो ये इसका दूसरा वाला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति के मूल में समाहित है इस कथन के मूल भाव हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना। तो कथन क्या दिए हुए? एक राष्ट्र की आत्मा होती है, ये सही हो जाएगा। जीवन मूल्य दर्शन का आईना होती है, ये भी सही हो जाएगा। पाश्चात्य जगत की भोगवादी संस्कृति या आधारभूत तत्वों का जो है अवमूल्यन। तो ये दोनों की दोनों गलत हो जाएंगे, ऊपर वाले दोनों सही हो जाएंगे। तो विकल्प में अगर हम देखें ऑप्शन, तो पहला और दूसरा यानी दूसरा सही हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका इसका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में कहा जा सकता है। सांस्कृतिक संरक्षण की बात हुई है यानी बचाव की बात हुई है। क्या कहा जा सकता है? सांस्कृतिक व्यवहार का संरक्षण करना, सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना, संस्कृति का हस्तांतरण करना या संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। तो ऑप्शन आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक रूप का मतलब है कि हमें बोलना ही नहीं है, करके दिखाना है, ठीक है। तो काम करना है इसके लिए, तो संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, ये आपका फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है किससे? ईश्वरीय सत्या के प्रभाव से, विश्व के कल्याण की ओर उन्मुख होने से, आदर्शों व मूल्यों के आधार पर या आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने से। तो राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण किससे होता है? अगर आप इस पढ़ेंगे इसको तो आपको पता चल रहा होगा आदर्शों व मूल्यों के आधार पर ही क्या है संस्कृति का, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण होता है। इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश का। भारतीय संस्कृति में राजा से अधिक सन्यासी को आदर देने का प्रबल कारण क्या है? आत्म संयम, परोपकार, त्याग की भावना या जनप्रियता। अगर आप पैसेज को देखेंगे जो गद्यांश आपका दिया हुआ है इसमें एक लाइन और लिखी हुई है नीचे की तरफ, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग राजा से भी अधिक उस सन्यासी को करते हैं जो विश्व कल्याण के लिए संयम नियम का पालन करते हुए अपना सर्वापण करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है जो विश्व कल्याण के लिए संयम नियम का पालन करते हुए अपना क्या है सर्वापण करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी है ना कि राजा को हम ज्यादा मतलब राजा से भी ज्यादा हम किसकी पूजा करते हैं या मानते हैं, एक तरह से पूजा नहीं, पूजा वर्ड गलत हो गया, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्या है आदर करते हैं, वो क्या है भारतीय संस्कृति में राजा से अधिक सन्यासी को आदर देने का क्या कारण है? वो है परोपकार। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। एंड ये आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चंस में 10 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से। एंड ये हो जाएगा आपका गद्यांश। इसके नीचे आपका जो है पद्यांश दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड भी आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसमें 8 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड अगर आप इसे पढ़ेंगे यहाँ पे कविता सी दी हुई है एंड इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जंग ना होने देने के ऊपर है। अगर आप इसे देखेंगे हम जंग ना होने देंगे, इससे रिलेटेड है। विश्व शांति के हम साधक है, जंग ना होने देंगे।
कभी न खेतों में फिर खूनी खाद खलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। कुछ इससे रिलेटेड जो है आपका पता चल गया होगा 1-2 लाइन से कि इससे रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है कि वॉर नहीं होना चाहिए। एंड इसमें बोला क्या गया, केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। क्या-क्या दिए गए कथन? आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, युद्ध की नई तकनीकों पर विचार करना या एटम बम से ऐतिहासिक परचम लहराना। ठीक है? यहाँ पे ये आपके दिए हुए कथन नीचे दिए हुए विकल्प में। अगर हम देखें तो आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, एक ये सही हो जाएगा एंड दूसरा विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, ये हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प आपका जो निकल कर आ जाएगा पहला वाला, वो सही निकल कर आ जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल से तात्पर्य क्या है? मौत की फसल से क्या मतलब है आपको बताना है। तो युद्ध के कारण किसानों की मेहनत विफल नहीं होगी, प्रकृति का विनाश नहीं होगा, युद्ध अपार जनहानि का कारण नहीं बनेगा, हरित सौंदर्य रक्ताभ रोग नहीं दिखेगा। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो युद्ध में जो हानियां होती है, जनहानि होती है, वो उसका ये कारण नहीं बनेगी। तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको हिंट मिल सकता है, बट डायरेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, रेखांकित वाक्यांश के भाव को स्पष्ट करना। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मुंह में राम बगल में छुरी, बारूद की पुड़िया होना या दिल छोटा करना। ये आपके दिए हुए एंड इसकी मीनिंग आपसे पूछी गई है क्या। अगर हम इसको देखें, क्या बोला गया, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, यानी क्या है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मुंह में राम और बगल में छुरी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर दूसरा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके बारे में पूछा गया है, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है, जहां युद्ध मात्र विकल्प हो, जहां सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, हथियारों के ढेरों पर डेरा जमाना है, हरी भरी धरा का सपना। क्या 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 सपना देख सजाया है कवि ने अपने मन में। इसको अगर आप पढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे पद्यांश, तो इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ हिंट्स आपको मिल सकता है। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग, भूख से है, बीमारी से है, आगे आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग ना लेने देंगे, जंग न होने देंगे। तो अगर हम इसको देखें, क्या बोला गया है, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है, जहां युद्ध मात्र क्या हो, विकल्प हो, जहां सर्वत्र शांति बयार चल रही हो। तो यहाँ पे देखें हम, तो जहाँ पे क्या है, सभी जगह क्या है, शांति चल रही हो। तो दूसरा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कफन बेचने वाले कहकर, इसको देखेंगे, कफन बेचने वाले कहकर कवि की लेखनी उद्घाटित करना चाह रही है। क्या चाह रही है, वे मुल्क जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, वे मुल्क जो कफन बेचने वालों को ललकार रहे हैं, वे मुल्क जो विश्व शांति के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, वे मुल्क जो अन्य मुल्कों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर हम देखें, जो क्या है, वे मुल्क जो विश्व शांति के सॉरी, वे मुल्क जो क्या है, हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो ये पहला वाला ही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कफन बेचने वाले कवि ने इनको कहा है, जो क्या है, हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे की तरफ आए, अगले क्वेश्चन की तरफ, आसमान फिर ना अंगारे उगलेगा। पंक्ति में अंगारे उगलने का क्या मतलब, अंगारे उगलने का क्या मतलब है, परमाणु परीक्षण पर पाबंदी से, सौरमंडल में सूर्य की दशा परिवर्तन से, परमाणु विस्फोट करने से, या भूखमरी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु विस्फोट करने से, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वो है आपका तीसरा। ठीक है, फिर अंगारे जो है उगलने का क्या मतलब पूछा गया था, यानी परमाणु विस्फोट दोबारा नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा कवि ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नागासाकी फिर नहीं नहीं जलेगी के माध्यम से कवि का अभिप्राय है। नागासाकी आपको नहीं पता हो तो परमाणु बम गिराया गया था, जहां पे नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे जगह थे, जापान के दो शहर थे जहां पे परमाणु बम गिराया गया था। तो नागासाकी फिर नहीं जलेगी, इन्होंने कहा है, के माध्यम से कवि का क्या अभिप्राय है। तो विश्व शांति को विस्तारित करना, हिरोशिमा नागासाकी को याद करना,
विश्व को अस्त्र शस्त्र रहित बनाना, संसार में अस्त्र शस्त्र का प्रचार प्रसार करना। तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। विश्व को अस्त्र शस्त्र रहित बनाना, देखिए हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी ये। विश्व शांति शांति चाह रहा है कवि को, अगर आप देखेंगे शुरू से तो शांति की बात करते हैं। विश्व शांति को क्या है, विस्तारित करना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां है, कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है? खेत खलिहान खाद के विरुद्ध, नव सृजन की बात कहने के लिए, निर्धनता व भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, या हरित धरा को लहूलुहान बचाने के लिए। तो इसका अगर हम देखेंगे, निर्धनता व भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा थर्ड वाला। तो ये आपका कुछ इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये अपठित वाले थे, आपने इस पैसेज को कभी देखा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है आपकी, उससे रिलेटेड पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है। एंड यहाँ पे पूछा गया है, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों को का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो ये आपका एंकर विजुअल हो गया, एंकर बाइट, एंकरिंग या एंकर सूचना, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसका आंसर देखें तो ये होता है एंकर बाइट, जिसके अंदर किसी घटना की सूचना देने, उसका दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है। एंकर बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका ख, फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछा गया। तो फीचर एक सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसको अगर हम देखें, फीचर में लेखक के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर होता है, ये दोनों ही फीचर की विशेषताओं में से एक है। एंड ये दोनों ऊपर के अभी तक सही है। फीचर लेखन में 6 ककारों को सम्मानित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ये अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन दिए हुए नीचे आपके, एंड यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर ए और बी राइट बताया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन इसका। तो ये फीचर की विशेषता भी आ गई आपकी, और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर के लगेंगे, उसको भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया, प्रोफेसर जो है स्वामी अय्यर एक महत्वपूर्ण लेखक है और अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली में भी विकसित हो चुकी है। उनकी लोकप्रियता को देखकर अखबार ने उन्हें नियमित रूप से लिखने का जिम्मा दिया है। इस जानकारी के आधार पर वे लिखते होंगे खोजी रिपोर्ट, स्तंभ, संपादकीय, प्रतिवेदन। इसके अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा स्तंभ, दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों एवं संगठनों में लिखने वाले पत्रकारों को कहते हैं। भुगतान यानी पैसे के आधार पर, जो है पैसा लेकर के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों व संगठनों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार, अल्पकालिक कालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या पूर्णकालिक। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रीलांसर पत्रकार, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुगतान के आधार पर क्या है, अलग अलग समाचार पत्र एवं संगठनों में लिखने वाले पत्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अनामिका कुमार विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाली रिपोर्टर है, इन्हें कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा विशेष संवाददाता इसको कहा जाता है। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन थे, इस तरह से ये हो जाएंगे। एंड आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन के अंक नहीं बताया आपको कितने कितने नंबर का है, तो ये सभी एक एक नंबर के, जितने भी एमसीक्यू है सभी एक एक नंबर। तो आप देख लेना, जैसे पहला क्वेश्चन था 10 थे, 10 नंबर का हो जाएगा। दूसरे में 8 थे तो 8 नंबर का हो जाएगा। एंड इसे आप देखेंगे तो ये 5 है, तो ये 5 नंबर का आपका हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर काव्यांश दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, काव्यांश को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। क, बिना किसी स्तंभ के वह जो बिना सहारे के खड़ी है वो क्या है? दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, धुएं की विशालता, पानी की पवित्रता। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके चैप्टर से में से ही पूछा गया है, जो आपकी अंतरा भाग 2 है उससे। एंड यहाँ पे बोला गया बिना किसी स्तंभ के जो खड़ा है कौन है वो? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आध्यात्मिकता।
दूसरा वाला इसका सही निकल कर आ जाएगा। एंड आगे चले ख की तरफ, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का क्या अर्थ है? आध्यात्मिकता से अभी अनभिज्ञ होना, आधुनिकता से अनभिज्ञ होना, सांस्कारिकता से अनभिज्ञ होना, या दार्शनिकता से अनभिज्ञ होना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, देखिए इन सभी के आंसर आपको जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये वाले जो काव्यांश होते हैं इसमें जल्दी मिलते नहीं है। एंड इसमें आपने अगर चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। बाकी इसका अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर का इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क्या है? आधुनिकता, यानी आज के समय से क्या है? बिल्कुल अनभिज्ञ होना, यानी पता ही नहीं है आज के बारे में। दूसरा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? तो पूजा पाठ की सामग्री के ढेर से, तवों के राख के ढेर से, मिट्टी के ढेर से, या मुरझाए फूल के ढेर से। अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो दूसरा आ जाएगा, तवों के राख के ढेर से। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? तो इसके अगर आप देखेंगे इसके अंदर राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, यहाँ पे है। अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ हिंट मिल जाए आपको। बाकी इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आस्था, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस में दिखाई देता है ये? श्रद्धा और अंधभक्ति में, मोक्ष की अवधारणा में, मिथ की आस्था में, बनारस की आध्यात्मिकता में। अगर हम देखें बनारस की आध्यात्मिकता, इसमें हमें देखने को मिलता है फोर्थ वाला जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, मनुष्य के हाथ स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं, यानी मंदिर की ध्वजा को प्रमाण करने के लिए, अदृश्य को अर्घ देने के लिए, किसी की मदद के लिए, या श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य को अर्घ देने के लिए। दूसरा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मनुष्य के हाथ क्या है? स्तंभ की भांति खड़े हो जाते अदृश्य को अर्घ देने के लिए। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एंड इसमें पूछा गया है गद्यांश। ये आपका गद्यांश दे दिया हुआ है। चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। ठीक है, ये आपका चैप्टर से पूछा गया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आए तो प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया? भारतेंदु की, राधे श्याम की, रामचंद्र की, या बद्री नारायण की? इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो बद्री नारायण, ऑप्शन जो 4 है ये उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। खासे रईस से क्या तात्पर्य है? तो खासे रईस से क्या तात्पर्य है? यानी उत्सव मनाने वाले। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले, चौधरी साहब की बातचीत के अंदाज से ये पता चलता है कि वे खासे हिंदुस्तानी रईस के साथ साथ क्या थे? साहित्य प्रेमी, भाषानुरागी, रसिक धर्मी, सौंदर्य प्रेमी। अगर हम देखें तो ये क्या है? साहित्य प्रेमी भी थे। राइट आंसर आपका पहला वाला यहाँ पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में विलक्षण वक्रता से तात्पर्य स्पष्ट होता है। यहाँ पे पूछा गया प्रस्तुत जो गद्यांश है विलक्षण वक्रता से तात्पर्य स्पष्ट होता है क्या? अगर हम देखिए विलक्षण वक्रता मतलब क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वॉक चातुर्य। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ वाला इसका। निम्नलिखित कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कथन देखिए, अगर हम हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कारण क्या है? चौधरी साहब की गिनती धनी व्यक्तियों में थी। सहृदयता के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, ये भी सही है। एंड यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति थे इसीलिए ये कर पाते थे, तो कारण भी सही है। ऑप्शन अगर हम देखें इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पहला वाला। कथन ए सही है और कारण आर सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन जो है पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से पूछा गया है। एंड इसमें अगर आप देखें पहला क्वेश्चन पूछा गया है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विशेषता क्या है? तो सूरदास के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कभी हार न मानने वाला व्यक्ति है, आर्थिक मदद की चाह रखने वाला है नहीं, अत्यधिक परिश्रमी व्यक्तित्व, सांत्वना की अभिलाषी, या हार न मानने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन जो फोर्थ वाला है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कभी ना हार मानने वाले व्यक्तियों में से एक है सूरदास।
अगला देखिए हम दूसरा क्वेश्चन है, अभिलाषाओं की राख से क्या क्या अभिप्राय है? तो किस तरह जो है उसके जल जाती है झोपड़ी, उसके बारे में बताया गया है। तो सभी पैसों का जल जाना, झोपड़ी का जल जाना, ईर्ष्या के कारण झोपड़ी जलना या चाहतों का जल जाना, यानी उसके सारे चाहत जो भी सपने थे वो जल जाते। तो फोर्थ वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषाओं की राख से क्या अभिप्राय है? चाहतों का जल जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका ग पूछा गया है क्वेश्चन, एंड पूछा गया है निम्नलिखित कथन और कारण है। तो कथन दिया हुआ है, नारी प्रकृति का सजीव रूप है। कारण क्या है? नारी शरीर से उन्हें विस्फोहर की फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्वेश्चन जो है आपका बोला गया है कि नारी प्रकृति का सजीव रूप है, ये तो सही हो जाएगा कथन। कारण देखिए, नारी शरीर से उन्हें विस्फोहर की फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका, कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी आपका ऑप्शन पहला निकल कर आ जाएगा, ये सही व्याख्या है। घ वाला देखें हम, तो यहाँ पे पूछा गया कथन क्या दिया हुआ है, जीवन के मर्म का ज्ञान ही दुखों से मुक्ति है। कारण क्या है? सूरदास विजयी विजय गर्व की तरंग में राख के ढेरे को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अब ये दिया हुआ है, एंड यहाँ पे देखें हम, तो ये भी सही है। जीवन के मर्म का ज्ञान ही दुखों से मुक्ति है, सही है। सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, ये भी सही है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है। कथन ए सही है, किंतु यहाँ पे अगर हम देखें, ये ऑप्शन अगर हम देखें इसका, तो ये ऑप्शन नीचे की तरफ है, कथन ए सही है और कारण आर सही व्याख्या है। ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर निकल आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 इसका। एंड आगे की तरफ आए हम, मिलान दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सम्मिलित करना है। तो जो है भर भंडा, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। तो अगर हम इसका आंसर देखें, तो एक प्रकार का क्या है वो, एक प्रकार का फल है, ठीक है, एक प्रकार का फल। यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ये। अगर हम कोइया देखें, कोइया क्या है? तो कोइया एक क्या है? ये है आपका कोका बेली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले का ये हो जाएगा आपका, दूसरे का घा हो जाएगा बरहा। बरहा मतलब क्या होता है? तो बरहा मतलब होता है खेतों में पानी देने के लिए जो है छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा बरहा के से। एंड पुरई, पुरई क्या है? पुरई आपका जो लास्ट बच गया वो है कमल का फूल, ग। तो ये आपका हो जाता है मिलान। एंड इसे अगर आप देखें, विकल्प को अगर हम देखें कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पे आप मिलान कर लेना, मैंने मिलान करके बता दिया है। पहले का खा किस में है? तो पहले का खा तीन, तीन में, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। पहले का खा इनमें और इनमें हो सकता है। दूसरे का क्या है? घ। दूसरे का घ, यानी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया है, पहला ठीक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलान वाला। आगे की तरफ आए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। यानी विकास की औद्योगिक सभ्यता क्या है? उजाड़ की अपसभ्यता है, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ है? प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। तो ये आप कह सकते हैं, इसलिए कहा गया है। एंड इसके अगर हम आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर, आधुनिक सभ्यता के विकास में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ऑप्शन जो दूसरा है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पग पग पर नीर वाला मालवा नीर विहीन हो गया से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, पहले जल से परिपूर्ण अब वर्षा की मात्रा क्या है? कम हो गई है। तो ये दूसरा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो कि हमने सेक्शन ए पूरा यानी खंड आ डिस्कस किया है। इसके अंदर सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एंड यहीं तक पार्ट 1 रहने देते हैं वीडियो का। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन को, यानी खंड ब को। एंड उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो वर्णनात्मक होंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा आंसर। बाकी इसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एंड 40 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये आपका 40 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपका सेक्शन अ था। सेक्शन ब के अंदर जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस पैटर्न से आएगा एंड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है आपको। नीचे आपको लाइक का बटन दिखेगा, लाइक क्लिक करना है। अगर आप चैनल पे नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे नहीं, तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, अगर आप बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेते। बाकी ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना है, एंड कमेंट करके बताइए कि सेकंड पार्ट जो है इसका कब लेकर आए। जल्दी मैं कोशिश करूंगा
अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा बच्चों को चाहिए इसका सेकंड पार्ट। बाकी ये आज का वीडियो था। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।